नमस्कार, माई सेल्फ कमल किशोर भट्ट एंड वेलकम टू कमल एजुकेशन पॉइंट। दलाई लामा का 88th बर्थडे सेलिब्रेट हो चुका है और यहाँ पर इन्होंने जो अपनी स्टेटमेंट दी है वो काफ़ी हद तक जो है इंडिया, चाइना और तिब्बत के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, ऑब्वियस सी बात है। इन्हें शांति का नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, बहुत बड़ी व्यक्ति है, इसलिए जो बोल हैं उसकी वैल्यू आमतौर पर है। इनका जो वास्तविक नाम हो तेंजिन ग्यात्सो है। देखिए, दलाई लामा किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, दलाई लामा एक पदवी का नाम है। तिब्बत में जो बुद्धिज़्म के जो धर्मगुरु होते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ होते हैं, उनको दलाई लामा कहते हैं। आज तक 13 दलाई लामा हो चुके हैं। ये जो तेंजिन ग्यात्सो है ये 14वें दलाई लामा है। अब चूंकि इनका 88th बर्थडे है तो ऑब्वियस सी बात है इनके पास समय बहुत कम बचा है, बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, इसलिए अब इनका उत्तराधिकारी क्या होगा इसको लेकर चाइना और इनके बीच में बहुत सारा विवाद चल रहा है। इससे संबंधित इन्होंने कोई स्टेटमेंट दी है और उनका आज मैं विश्लेषण करने वाला हूँ। सबसे पहले हम जान लेते हैं इनके 3 सपनों के बारे में। थोड़ा सा मैं तिब्बत का आपको इतिहास बता देना चाहता हूँ। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये हैं लोब्सोंग सेंगे, ये है प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि सीटीए के प्रेसिडेंट है। देखो, सीटीए का मतलब है सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि तिब्बत का जो प्रशासन भारत से होता है। अब आप सोचेंगे तिब्बत का प्रशासन भारत से कैसे होता है। आप जानते हैं कि चाइना ने जब इन्वेड किया था तिब्बत को, तो ये जो दलाई लामा है ये भागकर भारत में आ गए थे और तब से ये भारत में ही रह रहे हैं, धर्मशाला में रह रहे हैं और यहाँ से तिब्बत का प्रशासन चला रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है इनके प्रशासन का कोई ऐसा है नहीं, लेकिन यहाँ से संदेश, फरमान इत्यादि जारी करते रहते हैं और डेफिनेटली अब वहाँ जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं वो इनके फरमानों को स्वीकार भी करते हैं। तो ये जो लोब्सोंग सेंगे है इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है और ऐसा बहुत सारे लोग भी कहते हैं आमतौर पर कि जो तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा हैं इन्होंने आज तक 3 ही सपने देखे हैं और इन 3 सपनों में से 2 सपने सच हो चुके हैं और एक जो है बचा है और फ्यूचर में वो सच हो सकता है। तो वो सपना क्या है उसी के बिहार पर आज की पूरी स्टडी मैं आपको कराऊंगा। देखिए, जो ज्ञानी लोग होते हैं, बुद्धिस्ट लोग होते हैं, जो ज्ञान तप ये सब कुछ करते हैं, आमतौर पर आपने सुना होगा कि हमने ये सपना देखा है तो ये इस दृश्य से हो गया, गलत है, या ये सपना बहुत अच्छा, आने वाले समय में कुछ अच्छा होगा। तो जो सपने हमें सोने के बाद अपने दिमाग में आते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे भविष्य के बारे में एक संकेत देते हैं। तो जो ज्ञानी लोग होते हैं, हम तो अज्ञानी हैं, हमारे सपने तो सच होंगे नहीं, लेकिन जो ज्ञानी लोग होते हैं उनका अपने सपनों पर नियंत्रण होता है। वो जो सपने देखते हैं वो पूरी तरह से 100% होते हैं और वो बिल्कुल सत्यनिष्ठा पर आधारित होते हैं। ठीक है। तो जो ज्ञानी, आप जानते हैं कि तिब्बत के जो धर्मगुरु दलाई लामा, ऑब्वियस सी बात है दुनिया में शांति का नोबेल इनको मिल चुका, बहुत बड़े व्यक्ति है। ठीक, और ये कुछ भी बोलते हैं तो पूरी दुनिया इनकी बात को बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही ध्यान से सुनती है, बस चाइना को छोड़ के। तो इन्होंने जो 3 सपने बताए हैं, पहले मैं आपको बताता हूं कि इनके 2 सपने क्या थे जो कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन इससे पहले आप जान लीजिए दलाई लामा आखिर बनते कैसे हैं। सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मान लीजिए दलाई लामा है तो अगले दलाई लामा कौन होंगे, इसका निर्धारण किस तरह से होता है। तो जब 13वें दलाई लामा चाइना में थे, सॉरी तिब्बत में थे, तो जब उनकी मौत होती है तो प्रश्न उठता है कि अगला दलाई लामा कौन होगा। तो जो दलाई लामा की जब मौत होती है तभी कुछ ऐसे साइन छोड़ते हैं, कुछ ऐसा आभास होता है कि दूसरे व्यक्ति का पता चलता है। तो जिस समय 13वें दलाई लामा की मौत होती है तो उनके शव को रखा गया था, ठीक है, तो जो उनकी बॉडी को रखा था और उसको ऐसे ही छोड़ दिया था और अगले दिन सवेरे जब वहाँ के जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं वो जब उनकी बॉडी को देखते हैं तो उनका जो शेप था वो पूरा 90 डिग्री चेंज हो चुका था। उनका सर जो है ईस्ट डायरेक्शन की ओर हो गया था, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की ओर हो गया था। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो मृत्यु जब दलाई लामा होती है तो उसके पार्थिव शरीर को जैसे रखा जाता है वो अपनी डायरेक्शन खुद ब खुद चेंज करता है और जिस डायरेक्शन में आमतौर पर मृत दलाई लामा का शर होता है उसी दिशा में नए दलाई लामा को खोजना पड़ता है। तो जब वहाँ के लोगों ने देखा कि दलाई लामा को, हम की बॉडी को हमने इस तरह से रखा है और अब उनका सर जो है घूम के नॉर्थ ईस्ट की ओर हो गया, तो डेफिनेटली इसका मतलब है कि जो दलाई लामा नए हैं वो जो है इसी दिशा में होंगे। तो यहाँ पर डोकलाम के आसपास का जो रीजन है वहाँ पर जिस समय दलाई लामा की मौत होती है वो ठीक उसी समय एक न्यू बॉर्न बेबी वहाँ पर देखा जाता है। और अब आप सोच रहे होंगे क्या इस आधार पर दलाई लामा का चयन किया? नहीं, देखिए उस समय क्या हुआ था, जो पेट्रोल पार्टी थी यानी कि दलाई लामा की खोज करने वाली जो पार्टी थी वो अलग अलग गाँव में जा रही थी, क्योंकि जैसे वो लोग घूमेंगे ना उनको कुछ आभास होगा, स्वयं खुद ब खुद वो लोग जो है उस बच्चे की ओर खींचे चले आएंगे जो नया दलाई लामा होगा। यानी कि जो नए दलाई लामा की खोज में सिंपली ऐसा होता है कि सिर्फ डायरेक्शन मृत दलाई लामा के शरीर से आती है और उसके बाद जो पार्टी उनको खोजने के लिए जाती है उनको आभास होता है और आभास होते होते वो एक्चुअल दलाई लामा के पास पहुंच जाते हैं। तो वो इस बच्चे के घर में जब जाते हैं और भी बहुत सारे बच्चों के घर में जब जाते हैं तो वहां पर उनको कुछ आभास होता है और वो जो है इस बच्चे के घर में चले जाते हैं और इस बच्चे का जन्म ठीक उसी समय हुआ था जिस समय दलाई लामा की मौत हुई थी 13वीं।
तो जब ये बच्चा वहाँ पर था और जब पेट्रोल पार्टी इनको खोजने वाली पार्टी इनके घर में गई, तो ये छोटा सा बच्चा उसी माला को मांगता है जो उसमें से एक व्यक्ति ने पहनी है, और वो माला उसी व्यक्ति की थी। वो माला किसकी थी? वो उस दलाई लामा की थी जो मृत हो चुके हैं। अब देखिए, आप सोचेंगे क्या इतने से ही पता चल गया? देखिए, इतने से भी पता नहीं लगा। उसके बाद कंफर्म करने के लिए इस बच्चे को बाकायदा वहाँ पर लाया जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है, बच्चा है तो वो तो किसी भी चीज़ को टच कर सकता है, लेकिन इस बच्चे ने उन्हीं चीज़ों को टच किया जो पुराने दलाई लामा यानी कि 13वें दलाई लामा यूज़ किया करते थे। जैसे जिस छड़ी का वो यूज़ करते थे उसी को पकड़ा, ठीक है, जो सामान उनका था बस उसी का ही बच्चा यूज़ कर रहा था। तो इससे कंफर्म हो गया कि जो दलाई लामा है ये कौन है? एक्चुअल दलाई लामा है, ठीक है। तो इसके बाद जो है इन्हें तिब्बत का धर्मगुरु स्वीकार कर लिया जाता है। लेकिन इसी समय चाइना की जो कुदृष्टि है ये तिब्बत पर पड़ती है, और इसके बाद से शुरू हो जाता है दलाई लामा के सपनों का खेल, ठीक है। जब ये दलाई लामा तिब्बत में सत्तासीन होते हैं, यानी कि तिब्बत के धर्मगुरु ही वहाँ के प्रशासक भी होते हैं, तो इन दलाई लामा को एक सपना आता है। इनको सपना आता है, इसी ये पहला सपना है, ठीक है। इनको पहला सपना आता है कि जो तिब्बत है वहाँ पर ब्लड बाथ हो रहा है, यानी कि खून ही खून चारों ओर बिखरा पड़ा, और इनका सपना बिल्कुल सच होता है। 1959 में चाइना ने तिब्बत पर अटैक किया, और ये जो लहासा है यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये जो लहासा है 1959 में, यहाँ पर जो बहुत बड़ी तादाद में बुद्धिस्ट पॉपुलेशन हथियारों के साथ चीन की सेना के आमने सामने आ गई, और यहाँ पर चाइना ने बहुत ही ज़्यादा अमानवीय अत्याचार किए, बिल्कुल आर्टिलरी के साथ फायर किया, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खून की होली एक तरह से चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी ने खेल ली थी। और यहाँ पर इतना ज़्यादा ब्लडबाथ हुआ कि दलाई लामा को यहाँ छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। आप जानते हैं कि दलाई लामा जो है उस समय बहुत छोटे थे, और उस समय वो एक तरह से पीएलए यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी की जो वेशभूषा होती है उसमें जो है वो वहाँ छोड़ के आते हैं, क्योंकि चाइना चाहता था कि जो दलाई लामा है इसको भी अगर हम मार देंगे, इनको भी अगर हम मार देंगे तो सारा खेल ही खत्म होगा। और अगर दलाई लामा किसी दूसरे देश में जाकर शरण ले लेंगे तो क्या होगा कि जो लोग हैं, तिब्बत के लोग हैं, श्रीलंका के लोग हैं, भारत में भी हैं, बुद्धिस्ट पॉपुलेशन पूरी दुनिया में फैली हुई है, तो वो लोग क्या करते हैं, दलाई लामा को ही अपना धर्मगुरु स्वीकार करते हैं। और अगर दलाई लामा जीवित रह गए तो हमेशा से तिब्बत को लेकर चाइना उतना ज़्यादा कॉन्शियस नहीं रह पाएगा। तो चाइना दलाई लामा को मारना चाहता था, लेकिन दलाई लामा जो है एक सोल्जर के वेशभूषा में भारत में एंट्री कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में कुछ दिन ये यहाँ पर रहते हैं, और पंडित जवाहरलाल नेहरू से ये असाइलम मांगते हैं, यहाँ पर राजनीतिक शरण मांगते हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि भारत एक धर्मगुरु को डेफिनेटली शरण देगा। तो उसके बाद से जो है हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहते हैं। तो ये इनका पहला सपना था कि मैंने तिब्बत में खून की होली देखी, खून ही खून देखा, ब्लड ही ब्लड चारों ओर दिख रहा है, ठीक है। तो ये सपना बिल्कुल इनका सही हुआ। इनको आभास पहले ही हो जाता है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। इसके बाद देखिए, इनका दूसरा सपना था कि मैं आने वाले समय में कुछ ऐसे लोगों से मिलूंगा जो खादी इत्यादि पहनते। तो डेफिनेटली जब ये यहाँ से आए तो जवाहरलाल नेहरू से मिले। उसके बाद आप जानते हैं कि यहाँ पर ये उस समय के जो पहले प्रेसिडेंट हमारे यहाँ पर थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके साथ मिले, और उसके बाद इनको पॉलिटिकल असाइलम दिया जाता है। तो खादी वाले लोग मतलब भारत के लोग, ठीक है। तो उसके बाद हिमाचल के धर्मशाला में, देखिए धर्मशाला पूरे के पूरे एक जगह का नाम है जहाँ बहुत बड़ी तादाद में तिब्बतियन पॉपुलेशन जो उस समय निर्वासित होकर के यहाँ आए थे वो लोग यहाँ पर रहते हैं। और आज भी जो है तिब्बत के बारे में जो भी फरमान जारी होते हैं दलाई लामा के द्वारा, वो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से ही होते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, दो सपने अब तक ये देख चुका। अब देखिए तीसरा सपना, अब तीसरा सपना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा सपना एक तरह से आप देखिए जवाहरलाल, ये जो दलाई लामा है उस समय भागकर हमारे यहाँ पर आए थे, इनके साथ फोटो है, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद के साथ फोटो है। तो यही सब कुछ चल रहा है। देखिए इनका जो तीसरा सपना है ना, इनका कहना है कि जो मेरा तीसरा सपना है, मैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से जो इनका पोटला पैलेस है लहासा में, वहाँ पर दिखाई दे रहा हूँ, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है, ठीक है। तो ये इनका तीसरा सपना है। अब तीसरा सपना क्या इनका पूरा हो पाएगा? क्या चाइना दलाई लामा को अपने देश में फिर से इन्वाइट करके वहाँ पर फिर से सत्तासीन कराएगा? तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं लग रहा है। लेकिन इनका कहना है कि चाइना पहले की मुताबिक, पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा बदल चुका, और अब इनके जो दलाई लामा के सुर हैं वो भी काफ़ी हद तक बदल चुके हैं। क्यों? क्योंकि जो तिब्बत ये छोड़कर गए थे उस समय जब ये छोटे थे, यानी कि आज बहुत समय हो चुका, 1959 से इतना ज़्यादा लंबा समय हो चुका है। तो जिस लहासा को छोड़कर ये गए थे वो लहासा अब पूरी तरह से चेंज हो गया है, वो तिब्बत भी पूरी तरह से चेंज हो गया है। दलाई लामा का कहना है कि चाइना जो तिब्बत को अपना अभिन्न अंग मानता है वो किस हिसाब से मांगता है। इनका जो किंग डायनेस्टी थी वो तो तिब्बत में थी ही नहीं, तिब्बत तो उस समय भी इंडिपेंडेंट था, यहाँ पर तो बढ़िया शासन चल रहा था। इनका जो चाइना था वो तो सिविल वॉर में था। लेकिन अब चाइना ने क्या कर दिया है, इस तिब्बत को पूरी तरह से चेंज कर दिया है, ठीक है। अब का जो तिब्बत आपको मैप में दिखता है वो तो छोटा सा, जबकि पहले का तिब्बत जिसमें दलाई लामा वहाँ पर थे उस समय वहाँ पर एमडो था, खाम था और तिब्बत, ये पूरा का पूरा तिब्बती था। लेकिन चाइना ने इसको 3 भागों में तोड़ दिया, अब सिर्फ इतना ही तिब्बत रह गया है। यानी कि पुराना जो तिब्बत दलाई लामा छोड़कर आए थे अब इसका केवल 1/3 ही तिब्बत रह गया, और ये वाले जो 2 पार्ट थे इनको जो है इन्होंने इससे क्या कर दिया, अलग कर दिया। और वहाँ पर इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वहाँ पर कर दिया, वहाँ की डेमोग्राफी यानी कि यहाँ की जो एथनिक डेमोग्राफी थी इसको भी बदलने का प्रयास चाइना ने किया है। वहाँ पर अपने जो मूल के लोग हैं
यानी कि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में इंडस्ट्रीज इन लोगों ने लगाई, तो अपने जो चाइना मूल के बहुत सारे लोगों को यहाँ पर बसा दिया। और ऑब्वियस सी बात है कि दलाई लामा वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर सारे लोग तिब्बती जो मूल थे वो लोग नहीं होंगे, चाइना के अन्य क्षेत्रों के भी लोग यहाँ पर होंगे। और डेफिनेटली चाइना के लोगों में तिब्बत के जो बुद्धिस्ट लोग हैं और तिब्बत के जो धर्मगुरु हैं इनके प्रति कोई खास सम्मान नहीं है। लेकिन दलाई लामा का कहना है 2005 में भी इन्होंने स्टेटमेंट दिया था, क्योंकि देखिए दलाई लामा क्या है, धर्मगुरु हैं, इनको शांति का नोबेल मिल चुका। अब ये नहीं कहेंगे कि तिब्बत वाले अपने हथियार उठा लो जैसे पाकिस्तान कहता है कश्मीर के बारे में। तो ऑब्वियस सी बात है ये चाहते हैं कि शांति व्यवस्था बनी रहे पूरी दुनिया में और कोई शांतिपूर्ण हल यानी कि बीच का रास्ता निकाला जाए। तिब्बत को चाइना से अलग करना मैं नहीं सोचता कि पॉसिबल है, और दलाई लामा भी डेफिनेटली नहीं सोचते कि पॉसिबल है। इसलिए उन्होंने 2005 से ही लगभग कहना शुरू कर दिया था कि हम चीन से अलग नहीं होना चाहते, हम इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं चाहते। लेकिन तिब्बत क्या है कि तिब्बत कोई एक कंट्री नहीं है, तिब्बत पूरा का पूरा क्या है, कल्चर है। ये चाहते हैं कि जो तिब्बत में छोड़ करके गया था चाइना इसको एक स्वायत्त क्षेत्र प्रदान करे। ठीक है, ये एक स्वायत्त हो और हम रहना चाइना के अंदर चाहते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, स्वायत्तता चाहिए। ठीक है, तो यही सब कुछ वहाँ पर चल रहा है। दलाई लामा का प्रेजेंट जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। इन्होंने अभी भी इस बात को दोहराया है कि हमें जो है एक सपना आया, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, और मेरा सपना ये आया है कि मैं पोटाला पैलेस में जो इनका जहाँ से इनका एडमिनिस्ट्रेशन उस जमाने में होता था वहाँ पर गया हूँ। वहाँ पर जो है बिजलियाँ चमक रही हैं, बहुत कुछ बढ़िया एक तरह से दिख रहा है और मैं वहाँ पर जो है बैठा हूँ। तो ये इनका सपना है, और ऑब्वियसली जो दलाई लामा के सपने होते हैं आमतौर पर पूरा होते। तो इनका कहना है, इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, इनका स्टेटमेंट काफ़ी हद तक चाइना क्या प्रयास कर रहा है ना, चाइना चाहता है कि जैसे ही जो 14th दलाई लामा की मौत होगी, 88 ईयर्स के हो चुके हैं, तो 88 ईयर्स के बाद ये कितना जिएंगे कुछ पता है नहीं। तो चाइना चाहता है कि जैसे ही 14th दलाई लामा की मौत हो हम अपना दलाई लामा तिब्बत में बैठाएं। अब अपना दलाई लामा चाइना अगर तिब्बत में बैठाएगा तो डेफिनेटली आप देखेंगे वो चाइना का ही पपेट होगा, चाइना के ही बारे में बातें करेगा। तो जो बुद्धिज़्म है उसके बारे में कोई खास वो बातें नहीं करेगा। तो दलाई लामा इस बात को लेकर बहुत कॉन्शियस हैं कि जितना हमने स्ट्रगल किया है, इतना सारा लंबा समय जो है 88 साल के अभी हो चुके हैं, इन्होंने अपना 90% जो जीवन है वो निर्वासन अवस्था में भारत में ही बिताया है। और इन्होंने इतना स्ट्रगल किया है कि ये नहीं चाहते हैं कि तिब्बत में चाइना का दलाई लामा बैठे। इसलिए इन्होंने एक प्रपोजल दिया है, क्यों ना हम जो दलाई लामा कल्चर है इसको ही खत्म कर दें, यानी कि दलाई लामा में आखिरी हूँ, 14वां हूँ, इसके बाद हम कोई दलाई लामा बिठाएं नहीं। क्योंकि दलाई लामा का न होना ज़्यादा बेहतर होगा कि चीन अपना दलाई लामा यहाँ पर बैठा दे। इससे तो अच्छा ही होगा कि दलाई लामा ही न रहे। ठीक है, एक तो इन्होंने ये प्रपोजल दिया। दूसरा इन्होंने प्रपोजल ये दिया है कि जो दलाई लामा है डेफिनेटली या तो हम बिठाए ना, इसके लिए हम बाकायदा जो एक तरह से डेमोक्रेटिक एक तरीके से जो होता है वो रेफरेंडम हम अपने यहाँ पर कराना चाहते हैं, इन्होंने ये बात बताई है। या फिर सेकंड मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनका कहना है कि जो नेक्स्ट दलाई लामा होगा वो अब्रॉड से होगा, यानी कि चाइना का जो तिब्बत है यहीं तक सीमित नहीं रहेगा, वो अब्रॉड से भी हो सकता है। अब अब्रॉड का मतलब क्या है, देखो बहुत बड़ी बुद्धिस्ट पॉपुलेशन इंडिया से है या फिर श्रीलंका से और भी देशों में रहती है बुद्धिस्ट पॉपुलेशन। तो अगर सोचे इंडिया से दलाई लामा आ गए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है, तो इन्होंने दलाई लामा का जो पदवी है इसको लेकर दो बात दी। एक तो दलाई लामा का कल्चर ही हम खत्म कर दें, यहाँ से खत्म हो जाए, क्योंकि ये कॉन्शियस है इस मामले को लेकर कि चाइना अगर अपना दलाई लामा बैठा देंगे वहाँ पर तो ऑब्वियस सी बात है वो तो चाइना के फेवर में ही बोलेगा, वो कभी भी तिब्बत और उनके जो उसका जो ऑटोनोमस रीजन है उसके बारे में कभी भी नहीं बोलेगा। तो इन्होंने ये बात कही है और ये खुद चाहते हैं कि चाइना हमको अपने यहाँ पर वापस बुलाए। और इनका ये भी दावा है कि चाइना इनके साथ बातचीत कर रहा है। अब जो चीन वर्तमान का है वो पुराना चीन नहीं रह गया है, वो काफ़ी बदल चुका है और चाइना चाहता है मुझसे बात करना ताकि जो है एक बेहतर सॉल्यूशन जो है तिब्बत का निकाला जा सके। तो यही सब कुछ चल रहा। अब आने वाले समय में क्या होता है, क्या दलाई लामा का तीसरा सपना सच होता है कि जिस तिब्बत से उनको निकाला गया था, जिस तिब्बत से वो अपनी जान बचाकर भारत में आए थे, जिन्हें पॉलिटिकल असाइलम भारत ने दिया था, इतना समय उनको निर्वासन में हो चुका है, क्या वो वापस से उसी तिब्बत के लहासा में जाएंगे जहां से बचपन में उनको भगा दिया गया था? क्या तिब्बत को दोबारा से स्वायत्तता प्रदान होगी? क्या तिब्बत की जो बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है उनके धर्मगुरु उनके देश में दोबारा वापस आएंगे? क्या तिब्बत का पुराना जो कल्चर है क्या वो तिब्बत को मिलेगा? अब ये तो समय ही बताएगा। और डेफिनेटली आप देखेंगे कि चाइना के सुर भी बदल चुके हैं, दलाई लामा के भी सुर बदल चुके हैं। पहले दलाई लामा चाइना का कट्टर विरोध करते थे, ठीक है, लेकिन अब दलाई लामा चाहते हैं कि चीन के साथ भारत जो है मध्यस्थता करे, मीडिएटर की भूमिका निभाए और बातचीत हो। और तिब्बत का जो इलाका चाइना ने तोड़कर अलग कर दिया है, ठीक है, यानी कि तिब्बत पहले का जो था वो बहुत बड़ा था, एमडो और खाम ये भी इसमें मिले हुए थे। अब तिब्बत केवल इतना ही रह गया मैप में, तो इतना ही तिब्बत न रहे, पूरा का पूरा तिब्बत हो, उसका जो कल्चर है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। तो ये सब दलाई लामा चाहते हैं कि तिब्बत को क्या मिले, स्वायत्तता मिले। तो अब आने वाले समय में क्या होगा वो तो समय ही बताएगा। उम्मीद करता हूँ कि जो बातें मैंने आज के सेशन में आपको बताई हैं आप ठीक से समझ पाए होंगे। तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।